नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। DRDO सेप्टेम्बर 10 के एग्ज़ाम होने हैं। आप किसी भी ट्रेड से हैं तो ये क्लासेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जनरल अवेयरनेस की रेगुलर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। कल हमने प्रीवियस ईयर यानी कि STA-B के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे जनरल अवेयरनेस के एक साथ करवाए थे। आज की इस क्लास में हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे। यदि आपको एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें और पॉजिटिव कमेंट भी करें। हमारी नेक्स्ट क्लासेज आपके कमेंट्स लाइक की संख्या पर ही डिपेंड करती है कि आप कितना इसे पसंद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी ट्रेड से हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है DRDO 2023 एग्ज़ाम के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आई होप इजीली दिखाई दे रहा है आपको। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जितना अपनी तरफ से बेटर हो पाएगा उतना हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो अभी क्या हुआ था, STA-B के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी ये मतदान दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा प्रकार का क्वेश्चन था। तो हो सकता है आपके ये क्वेश्चन हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो मैं आपको इसी का आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब देखिए क्वेश्चन इसे घुमाई तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, मतदान दिवस 25 जनवरी आपको नोट कर लेना है। और ये STA-B के एग्जाम में पूछा गया था, मतदान दिवस 25 जनवरी और आपको चुनाव आयुक्त ध्यान रखने हैं राजीव कुमार। ऑप्शन भी दे रखे हैं और ऑप्शन ए है आपका परमेश्वर अय्यर। तो परमेश्वर अय्यर आपको पता होनी चाहिए कौन है, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो चार ऑप्शन होंगे, चारों कुछ ना कुछ बड़े आदमी होंगे, तो आपको उनके बारे में भी ध्यान होना चाहिए। परमेश्वर अय्यर आपके CEO है नीति आयोग के। नीति आयोग आप सभी को पता है ना, नीति आयोग के CEO है। और यही क्वेश्चन आपके STA-B के एग्जाम में भी आया था। कल वाले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नीति आयोग के CEO है परमेश्वर अय्यर। अब हो सकता है आपको ये भी क्वेश्चन पूछे कि जगदीप धनखड़ कौन है। तो सबको याद है 16वें नंबर की आपकी, ये लो 16वें नंबर की 1 लिखा है 16 यानी कि 16 नंबर की, 16वें नंबर के आपके उपराष्ट्रपति है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है आपकी ये जगदीप धनखड़। तो ये भी ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया। सुरेश पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, नाम सुना होगा ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छप जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो सुरेश पटेल आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो थे ना, सुरेश पटेल से पहले वो संजय कोठारी थे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और अब है आपके सुरेश पटेल। तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका आंसर आपको फिर से बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो यदि आपको एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, और पॉजिटिव कमेंट भी करें। आपके लाइक की संख्या ही नेक्स्ट क्लास डिसाइड करेगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, GST किस सूची का विषय है। तो GST से क्वेश्चन आ सकता है। GST बजट और अभी जो खेल चल रहे हैं यानी कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक टोक्यो में हुए थे, उनसे टॉपिक से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो GST भी नोट कर दीजिए। GST पहले तो पूछेंगे कब लागू हुआ। तो 1 जुलाई आपके 2017 को GST लागू हुआ, ये आपको ध्यान करना है। कब लागू हुआ तो डेट नोट कर लीजिए। GST की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो आप वो भी नोट कर लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST की फुल फॉर्म, हिंदी में बताऊं तो वस्तु और सेवा कर, सबको याद है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। लागू कब हुई, 1 जुलाई 2017 को। एक और क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन होते हैं और क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तब भी आपको करना है अप्रत्यक्ष कर है GST। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। संविधान संशोधन पूछा जाता है तो 101वां संविधान संशोधन है GST, और किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया वो भी आप नोट कर लीजिए, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति पूरी आप ये नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए एग्जाम से पहले। ये कुछ इंपॉर्टेंट है,
आपको फैक्ट इनके बारे में पता होना चाहिए। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आपकी जीएसटी को लागू किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर है आपकी समवर्ती सूची का विषय है जीएसटी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और ये एक्स्ट्रा बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से रिकॉल करूँगा, स्पीड से करूँगा। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101 संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और विजय केलकर समिति की सिफारिश से इसे लागू किया गया। तो मैं ज़्यादा स्पीड से बोलता हूँ, आप अपनी तरफ से मैनेज कर लीजिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है इसके साथ में, ये सूची वाला टॉपिक है ना, तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि राज्य सूची और संघ सूची। तो मैं आपको एक बार बताऊंगा, यही मैनेज कर देते हैं। यदि आपको जनसंख्या और जनगणना का पूछ ले कि किस विषय से संबंधित या किस सूची से है, तो जनसंख्या वो आपकी राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या आपकी राज्य सूची का है, लेकिन जनगणना है, जनगणना यानी कि काउंट करना, ये आपकी संघ सूची का विषय है। जनगणना तो ये आपकी संघ सूची का विषय है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपके इन दोनों में से कोई क्वेश्चन हो या फिर इनमें से एक क्वेश्चन हो, तो वो आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ये लो, एकदम इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी। ये लो, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, हो गया ना। ये है संविधान संशोधन वाला टॉपिक, और इससे क्वेश्चन नहीं आए तो कैसा क्वेश्चन। तो यानी कि जनरल अवेयरनेस में संविधान संशोधन सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको सारे फैक्ट एक्सप्लेन करूंगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की एज यानी कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई। पहले थे 21 वर्ष, लेकिन अब 18 वर्ष कर दी है ये वोट डालने की उम्र। ये आपको ध्यान रखना है। तो चारों ऑप्शन आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। पहला है आपकी 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 103वां और 44वां संविधान संशोधन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी 42वां संविधान संशोधन है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ। प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है, उसमें पहली बार यह संशोधन हुआ और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये आपको 3 शब्द पूछे जा सकते हैं, तो ये 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए। तो ये आपके प्रस्तावना में संशोधन हुआ और 3 नए शब्द जोड़े गए, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। 42वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन यूपीपीसीएल ने 2021 में पूछा था, और यहाँ भी यही क्वेश्चन है। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, 61वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का आपके आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको नोट कर देना है। 103वां संविधान संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी अभी करंट न्यूज में भी चल रहा है, यानी कि करंट का भी क्वेश्चन है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। पॉलिटिक और करंट का मिक्स क्वेश्चन है। 103वां संविधान संशोधन EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण, ये आपको मिला है 103वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन है आपकी जो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। उनमें से जो 7वां अधिकार था, पहले कितने थे तो 7 थे, 6 अभी भी है, 7वां था संपत्ति का अधिकार। उससे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से निकाल कर विधिक अधिकार बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को आपके बनाया गया है, विधिक अधिकार बनाया है इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपकी ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा, और लाइक अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने अलग क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत है। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन एक मैंने पुराने पेपर में भी देखा था, उसमें पूछा गया था वर्ष 2021-22 का। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। ये क्वेश्चन है बजट से संबंधित, तो बजट से एक क्वेश्चन आ सकता है। पीएम गति शक्ति पूछा जा सकता है कि पीएम गति शक्ति के कितने इंजन हैं। गति शक्ति की 7 इंजन है, ये आपको ध्यान रखना है। पीएम गति शक्ति के 7 इंजन है। एक पूछा जा सकता है कवच क्या है, तो कवच आपको ध्यान रखना है पूर्णतः भारत में बनाया गया ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो पूर्णतः भारत में बना है। ये आपको 2 बजट से संबंधित क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। एक ये वाला है राजकोषीय घाटा। तो यदि आपको वर्ष 2021-22 का पूछे,
वर्ष 2021-22 का तो 6.9% यानी कि 6.9% था। लेकिन अभी जो पूछे यानी कि जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है 2022-23 का तो वो आपको ध्यान रखना है 6.4% है वर्ष 2022-23 का। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये 4 या 5 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा तो आपको इसे याद कर लेना है। एक आता है शहनाई वादक या फिर किसी का नाम मिल जाता है भजन सुफारी जैसा कि इसमें दे रखा है, या फिर आपको एक वादक यंत्र का नाम मिलेगा और बताएगा इस वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है। तो आपको पूरा याद कर लेना है। क्वेश्चन है निम्न में से भजन सुफारी किससे संबंधित है। तो पहला तो आपको दे रखा है सितार वादक। तो यहाँ यदि ये क्वेश्चन पूछे तो आपको करना है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर आपकी है सितार वादक। शहनाई वादक यदि पूछे तो आपको करना है बिस्मिल्लाह खान। शहनाई वादक कौन है तो आप कहेंगी बिस्मिल्लाह खान। और यदि आपको तबला वादक पूछे तो लिख लेना है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। और एक क्वेश्चन आता है संतूर वादक। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है। 2 नाम आते हैं इसमें, एक तो शिव शंकर शर्मा, वो भी नोट कर लीजिए, हो सकता है आपके ये वाला मिले, शिव शंकर शर्मा। और दूसरा आता है भजन सुपारी। तो ये आपको 4-5 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी। एक तो सितार वादक यदि पूछे तो पंडित रविशंकर शर्मा, यदि शहनाई वादक पूछे तो बिस्मिल्लाह खान, तबला वादक जाकिर हुसैन और संतूर वादक शिव शंकर शर्मा और भजन सुपारी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। संतूर वादक है आपकी भजन सुपारी। राइट आंसर आपका है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पद्मश्री 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण अभी पुरस्कार 2022 के वितरित किए जा चुके हैं और आई होप आपने ये सारे क्वेश्चन भी अब पढ़ लिए होंगे। तो पद्मश्री 2022 से किसे सम्मानित किया गया है क्वेश्चन आ सकता है। विपिन रावत, पहले CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, तो ये आपको याद है ना, CDS विपिन रावत, और एक है प्रभा अन्य। इन दोनों को दिया गया है विपिन रावत पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यदि 2022 का पद्म विभूषण पूछे तो विभूषण यानी कि वी से विपिन रावत, ऐसा याद कर लेंगे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS कौन है, ये भी विपिन रावत है। प्रभा अन्य को यही पुरस्कार दिया है सुंदर पिचोई, गूगल के CEO है सुंदर पिचोई और सत्य नडेला। इन दोनों को, एक और आता है देवेंद्र झांझड़िया, इनको आपके मिला है पद्म भूषण। पद्म भूषण 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण 2022 से। और आपके नीरज चोपड़ा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है, एकमात्र जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिए। नीरज चोपड़ा आपकी पद्मश्री 2022 से सम्मानित है। और मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें भी नोट करवा दी है। इनमें से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा और मैंने आपको चारों ऐसे ऑप्शन दिए हैं जिससे यदि आपको ये क्वेश्चन आता भी है ना तो भी आप गलत करेंगे। कैसे, देखिए क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस, और सबको याद है 22, लेकिन 22 के मैंने 3 ऑप्शन दे दिए, 22 अप्रैल, 22 मई और 22 आपके मार्च, यानी कि तीनों में से एक आंसर। यदि किसी को महीना सही से याद नहीं है तो वो गलत करेगा। और 28 फरवरी, चारों एकदम जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। 22 मई आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है या सेलिब्रेट करते हैं। अब आता है 22 मार्च का, तो 22 मार्च का जल दिवस, जल दिवस। और हो सकता है 22 अप्रैल हो, तो देखिए ऐसे अप्रैल, यदि आपको इनमें से कोई कन्फ्यूजन होता है वो भी मैं यहाँ डाउट क्लियर कर देता हूँ। अप्रैल है यानी कि इंग्लिश में पृथ्वी को कहते हैं अर्थ, अर्थ अप्रैल, ये याद कर लीजिए आप। तो पृथ्वी दिवस आपके हैं 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस। और उसके बाद 28 फरवरी सबसे इजी लेवल के चारों क्वेश्चन हैं। यदि आप में से थोड़ा भी आप पढ़े हैं तो आप कर जाएंगे। आपके हैं 28 फरवरी, इसकी जगह आपको करना है विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके यहाँ सेलिब्रेट होते हैं, सबको याद भी है।
तो हो सकता है आपके ये क्वेश्चन आए। 8 मार्च का आया था STAB की, 8 मार्च को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो वो आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। ये लो, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि वुल्लर झील कहाँ स्थित है, तो झील से संबंधित क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए वुल्लर झील। वुल्लर झील और डल झील, मैं आपको क्वेश्चन लास्ट में आंसर बता दूंगा। पहले तो आपको मणिपुर का पता होना चाहिए। मणिपुर में कौन सी झील है, तो आप कहेंगे लोकटक झील। यदि आपको पूछे कि लोकटक झील कहाँ है, तो आप कहेंगे मणिपुर में, या फिर मणिपुर में निम्न में से कौन सी झील है, तो लोकटक झील। दूसरा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आपके है लोनार झील, लोनार झील। और ओडिशा में पूछी जा सकती है, तो उड़ीसा में आपके चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में। और कश्मीर में पूछी जाती है, तो कश्मीर में आपके एक है वुल्लर झील और दूसरी आप नोट कर दीजिए डल झील भी कश्मीर में है। और वुल्लर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यदि पूछी तो आपकी है वुल्लर झील जो कश्मीर में है। तो आई होप यहाँ भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 4-5 आपको एक्स्ट्रा बातें भी बताई है। ये लो, बक्सर का युद्ध पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध STAB के आया था। हो सकता है आपकी ये क्वेश्चन आए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 इसका राइट आंसर है। बक्सर का युद्ध हुआ और इस टाइम अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, तो आप नोट कर लीजिए हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने आपकी इसका अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। प्लासी युद्ध पूछी, तो प्लासी का युद्ध आपकी 1757 को सबको याद है। इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो आप नोट कर दीजिए क्लाइव ने। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था क्लाइव ने। 1765 को क्या हुआ था, तो बक्सर की युद्ध 1764 के बाद 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। तो ये भी पूछा जा सकता है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि आपकी ये हुई थी। इसके बाद हेक्टर मुनरो 1764 के बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की आपकी संधि हुई थी। और 1919 तो सबको याद है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वो आप नोट कर दीजिए। 13 अप्रैल पूरा ही लिख लें, अप्रैल और 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटना भी आप पूरी नोट कर लीजिए। तो हो गया ना। इसका आंसर फिर से बताऊं क्या, ऑप्शन नंबर ए है बक्सर का युद्ध 1764 में, और ये प्लासी का युद्ध। पूरा अच्छे से वैसे तो एक्सप्लेन किया है, पर कई होते हैं कि उनको आंसर भी पता होना चाहिए, लास्ट में बता देंगे। ये लो, कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हुआ एग्जाम हुआ था STAB का, उसमें पूछा था 1925 का, है ना, सरोजिनी नायडू वाले के अधिवेशन का क्वेश्चन। तो यहाँ आपके पूछा है कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। लखनऊ अधिवेशन पहले तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ, फिर इसकी अध्यक्षता किसने की, और ऑप्शन की जो कह रहे हैं उन्होंने कैसे की। तो यदि आपको 2-3 तरीके पता है तो आप आंसर कर जाएंगे। क्या है, रास बिहारी घोष, इन्होंने पहले तो नोट कर लीजिए अध्यक्षता कब की थी रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष 1907 का सूरत अधिवेशन था, उसमें रास बिहारी घोष ने की थी। और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग अलग हुए थे, 1907 की घटना है ना। उसके बाद महात्मा गांधी, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव, उसकी अध्यक्षता की थी आपकी महात्मा गांधी ने। कब की थी, 1924 का बेलगांव अधिवेशन आपकी महात्मा गांधी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर दीजिए 1885, 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और 1885 में ही A.O. व्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, वो भी आपको पता होगा, याद है। A.O. व्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद अंबिका चरण मजमूदार, तो इसका राइट आंसर है अंबिका चरण मजमूदार, जिन्होंने 1916 को आपकी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजमूदार पूरा नाम है, आप इतना ध्यान कर लीजिए। अंबिका चरण लखनऊ अधिवेशन की 1916 में अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। यदि आपको एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश G7 का हिस्सा नहीं है, और ये STAB के पहले दिन यानी कि 12 और 13 को
क्वेश्चन एग्जाम हुआ था ना, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो आपको एक तो मैं क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका बताऊंगा, दूसरा आपको आंसर भी बताऊंगा। देखिए क्या है इसका तरीका है, आपको याद कर लेना है GF जूस। GF जूस आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है। ये ट्रिक आपको याद है तो आप इसका आंसर कर जाएंगे। पहला तो है आपके जर्मनी, कौन से देश शामिल है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। G7 में कौन से देश शामिल है तो आपको करना है जर्मनी। F है आपकी फ्रांस, F कौन सा देश है तो आप कहेंगे फ्रांस। J है आपका जापान, J है जापान। U है आपकी USA, E है आपकी इटली, C है आपका कनाडा और E से है इंग्लैंड। तो ये 7 देश है, ये तो इसमें शामिल है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश आपके G7 में शामिल है। लेकिन इसमें कौन सा शामिल नहीं है तो आप कहेंगे जर्मनी है, इंग्लैंड, अमेरिका है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। तो ये है आपको तरीका याद करने का। GF जूस आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको G7 देश। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया। तो दिल्ली में अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, ये क्वेश्चन पूछा गया। जगह भी आपको दे दी है, क्वेश्चन में हो सकता है ऐसे आए कि अलाई दरवाज़ा कहाँ है तो आपको करना है दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लेनी है जो याद है। पहले तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की। एग्जाम में गुलाम वंश लिखा होता है तो आपको वही याद रखना है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है तो वो आपको करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और इसकी मृत्यु से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि चौगान यानी कि ब्रैकेट में लिखा होता है पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई। चौगान या फिर पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसका एक नाम और है, वो है इसका लाख बख्श। तो लाख बख्श नाम से भी इसे जाना जाता है, वो भी आप नोट कर लीजिए। 2-3 बातें ध्यान रखनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना की, चौगान या पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई और इसका दूसरा नाम था या फिर इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इतनी बातें ध्यान रखनी है। इल्तुतमिश तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आए ना कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो आपको इल्तुतमिश ऑप्शन की तरफ जाना है। ये वास्तविक संस्थापक है लेकिन स्थापना इसने की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो आपका राइट आंसर है। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किससे संबंधित है, नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। और अकबर के बारे में आपको पता है, गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, बुलंद दरवाजे का किसने निर्माण करवाया तो अकबर ने। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप यहाँ भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ब्लैक पेगोडा, ये क्वेश्चन कल गलत हो गया था इसलिए इसे अच्छे से आज एक्सप्लेन करेंगे। ब्लैक पेगोडा से संबंधित देखिए क्या पूछा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो आपको ध्यान रखना है नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया और ये ओडिशा राज्य में है। यही कल गलती हो गई थी, सॉरी, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। ओडिशा राज्य में स्थित है। और मैंने आपसे एक कल क्वेश्चन पूछा था, उसका किसी ने रिप्लाई नहीं किया कि ब्लैक पेगोडा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो वो नोट कर लीजिए आप, 1984 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसे ये आपकी इसका असली नाम है वो है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है और ये ओडिशा राज्य में है। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया ये इंपॉर्टेंट है। और आप में से किसी ने इसका रिप्लाई नहीं किया, यहाँ सब ने आपने गलतियाँ निकाली। तो आपके कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पोंगल, एक यहाँ से क्वेश्चन आता है त्यौहार और से संबंधित। तो पोंगल कहाँ का प्रमुख त्यौहार है तो आपको याद कर लेना है तमिलनाडु की। एक तो होता है जल्लीकट्टू और दूसरा होता है पोंगल। ये आपके तमिलनाडु के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। असम का यदि पूछे तो आपको करना है बिहू, असम राज्य का त्यौहार है। या पूछे बिहू किस राज्य का है तो आपको करना है असम राज्य। केरल का पूछा जा सकता है आपकी ओणम आपकी केरल का है। और मरु महोत्सव तो ये आपकी राजस्थान जैसलमेर से संबंधित है, आपको यहाँ ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य या फिर नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, आपको डिटेल से याद रखना है। आयरलैंड से यदि पूछे तो हमने हमारे भारत के संविधान में आयरलैंड से क्या लिया है, तो नीति निर्देशक तत्व आपकी लिए गए हैं, आपकी इससे नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड से, ये आपको ध्यान रखना है। रूस से पूछे क्या लिया है, तो रूस से आपके लिए है मौलिक कर्तव्य। रूस और अमेरिका में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको एक ट्रिक से बता देता हूँ। यहाँ से लिए हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। अमेरिका ए है, ये देखिए ए और ये ए, यानी कि अमेरिका से लिए मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य लिए हैं रूस से। और अमेरिका से एक और लिया है, वो ली है स्वतंत्र न्यायपालिका, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है स्वतंत्र न्यायपालिका की, वो हमने अमेरिका से ली है। तो आप लिख लीजिए स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से संबंधित है, न्यायपालिका। और एक है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, तो संविधान संशोधन, यानी कि संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो इसका आंसर आपके पूछा है मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। आई होप हमने अपना बेटर दिया और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।